देखिए दोस्तों, क्या है माशाअल्लाह। सर अपना आप नाम बता दें। मेरा आप अमेरिका में शिकागो में रहते हैं, इतना मुझे याद है। बताया आप। यासिर नदीम अलवाजदी मेरा नाम है। जावेद सर, आपसे क्वेश्चन है इन्फिनिट रिग्रेस के ताल्लुक से। एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, मसलन अगर आप सर माइक थोड़ा सा प्लीज क्लोज रखें। ओके जी। अगर आप शायर इसलिए हैं कि आपके कोई उस्ताद शायर थे, और वो इसलिए शायर थे कि उनके कोई उस्ताद शायर थे, और इसी तरीके से हम माजी में पीछे चलते चलते चले जाएं और कहीं ना रुके, तो माफ कीजिएगा आप कभी शायर नहीं हो सकते। लेकिन आप शायर हैं, आपका शायर एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं रुके हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को लॉजिकल फैलेसी मानते हैं या नहीं मानते? हाँ या ना? मैं इन्हें लॉजिकल फैलेसी नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरा प्रॉब्लम यह है कि जब मैं नहीं मानता हूँ तो आई विल कंटिन्यू विद दिस लॉजिक जो फैलेसी नहीं हो। आप एक जगह रुक जाते हैं जाके, आप कहते हैं ये गेंद कैसे बनी, ये जजीरा कैसे बना, ये समंदर कैसे बना, ये ज़मीन कैसे बनी, और अचानक गॉड पे जाके आपको ब्रेक लग जाता है। एक बार आप सवाल नहीं करते कि भाई इनको बनाने वाला तो इनसे भी कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो कैसे बना, उसके बारे में आपने इत्मीनान कर लिया, वो हमेशा से है। तो अगर आप उसे हमेशा से मानते हैं तो फिर ये मान लीजिए कि कायनात हमेशा से, क्या तकलीफ है? फिर हम वजूद में नहीं आते जी हैं, हम मौजूद नहीं। अच्छा सर क्यों नहीं होता? मैं बताऊँ प्लीज। जैसे मैंने मिसाल दी आपके शेर, आपका शेर कभी वजूद में ना आता अगर शायर इसी तरह चलते रहते हमेशा। जी माइक मेरे ख्याल से एक इन्फिनिट रिग्रेस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया। सर रहने दें, लेट्स मूव ऑन सर। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मॉडरेटर का भी ख्याल रखें। नहीं आपने तो रखा है, आपने रखा है। यहाँ पे गौहर रजा साहब हैं, वो भी एक सवाल पूछना चाहते हैं। माइक यार नीचे से ऑन कर दिए, नीचे। पहले तो ये कह दूं कि मैं उन बच्चों से शर्मिंदा हूं जिनको गज़ा में कत्ल किया गया, क्योंकि हमारे होते हुए कत्ल किया गया। लेकिन उससे ज़्यादा शर्मिंदगी इस बात से हुई कि मुझे लगा कि मुफ्ती साहब उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, आप बहुत ही गलत। मुझे लगा मैं गलत हो सकता हूं। बिल्कुल गलत। मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। मैं जावेद भाई से डिसएग्री करता हूं। एक सेकंड देखिए, अगर देखिए ऐसा, एक सेकंड आप सर वेट, अरे आप कुछ मेरे पहले मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। अगर ऑडियंस तय करेगी तो फिर मॉडरेटर का मतलब नहीं। मेरा आप सबसे ये कहना है, ये बहस दो लोगों के बीच में है, एक तरफ मुफ्ती साहब, एक तरफ जावेद साहब। पिछले 1.5 घंटे से ये लोग अपने अपने तर्क रख रहे हैं। आपकी इनसे इत्तेफाकी हो सकती है, ना इत्तेफाकी हो सकती है। मेरे उस्ताद मुझे सिखा गए हैं कि मुखामुखम में असहमति की गुंजाइश बची रहनी चाहिए। अगर मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं गौहर साहब, आपने जो कमाल की किताबें लिखी हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट, लेकिन मेरी ये गुजारिश है आप सबसे कि यदि आप इन लोगों ने जो बोला उन पर टिप्पणियां करेंगे तो ना वक्त की पाबंदी रहेगी, ना वो अनुशासन। आप सवाल पूछ लें, उस सवाल में जो बात आ जाए वो आ जाए। मैं जावेद साहब से डिसएग्री करता हूं, इसलिए जावेद साहब से सवाल पूछ रहा हूं। आपका सवाल जावेद अख्तर साहब से। और सवाल ये है मेरा कि जावेद साहब ने कई बार लॉजिक का इस्तेमाल किया कि साइंस में लॉजिक है और रिलीजन में लॉजिक नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि रिलीजन में भी लॉजिक है, लेकिन उस लॉजिक की बेसिस ये है कि आप रुक जाते हैं, जिसका जिक्र जावेद साहब ने बार बार किया, यानी खुदा के तसव्वुर पे आते हुए, गॉड के तसव्वुर पे आते हुए रुक जाते हैं। और इसमें सवाल पूछना मतलब फॉरबिडन होता है। सवाल ये है कि क्या जावेद साहब इससे एग्री करते हैं कि साइंस की लॉजिक अलग है और रिलीजन की लॉजिक अलग है? बताइए सर। देखिए, 3 चीज़ें हैं, साइंस है, एक है मंतिक है, इस्तिदलाल है, और एक जो है कुछ भी नहीं है, फेथ है, अकीदा है। मैं अकीदे की लॉजिक का कायल नहीं हूँ। मुझे आप इस्तिदलाल से, लॉजिक से, रीज़न से समझाइए, मैं मानने को तैयार हूँ, मेरा क्या नुकसान होगा। लेकिन ये कि अकीदे पे मैं नहीं जा सकता हूँ। अकीदे का मतलब है कि तुम ये मान लो, सवाल ना करो, ये नहीं। आप सारी बातें करके, बड़ी साइंटिफिक बातें करके एक जगह जाके खुदा के हुदूद पे रुक जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं। मैं सरेंडर करने को तैयार नहीं। दैट्स ऑल। जी, ये आगे सर बैठे हुए हैं, इनको माइक दीजिए। भाई वो आप पूछना चाह रहे थे ना भाई? हाँ, नहीं मैं ये थैंक यू जी। आपका नाम? आसिम इफ्तिखार। आसिम जी, पूछिए।
सर जावेद सर से सवाल है कि आपने अपने क्लोजिंग माइक थोड़ा करीब है। अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट में बात कही थी कि मज़हब का जो फ्यूचर है वो ज़्यादा दिन नहीं जाने वाला है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी है 2011 में हुई है, जिसके 50 एकेडमिशियंस ने इसको अंजाम दिया था, उसमें वो ये कहते हैं कि जो फेथ इन गॉड है वो इनबिल्ट है ह्यूमन नेचर के अंदर, जिसको हम कहते हैं फितरत के अंदर शामिल है वो। और वो ये कहते हैं कि अगर कोई ये समझता है कि मज़हब को वो ख़त्म कर देगा तो ये उसकी गलत फहमी है। तो आप इसके बारे में, इस स्टडीज़ के बारे में क्या कहते हैं? ठीक है, मैं उनसे एग्री नहीं करता हूँ। वो कौन से प्रोफेसर होंगे ऐसा? उनके पास डेटा है, इन्होंने डेटा के बेसिस होगा। डेटा क्या हो सकता है? फ्यूचर का डेटा तो नहीं हो सकता ना उनके पास, प्रेजेंट का डेटा हो सकता है। डेटा आपने सुना 100 साल पहले का बाद का डेटा? मैंने तो नहीं सुना आज तक। तो आज उनकी ये राय है और होगी राय, ठीक है। दुनिया में तरह तरह की राय है लोग, लेकिन मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ इंसान ज़्यादा से ज़्यादा रीज़नेबल और लॉजिकल होता जा रहा है। आज आप देखिए वेस्टर्न यूरोप में क्या परसेंटेज है नॉन बिलीवर्स की, बहुत हाई। वहाँ चर्च खाली पड़े होते हैं। तो अल्टीमेटली तो इंसान कोई ऐसी बात बहुत अरसे तक नहीं मान सकेगा, चाहे गलत या सही, जो उससे उसके दिमाग को, उसके जहन को, उसके लॉजिक को अपील न करे। वो कह रहे हैं तो ऑक्सफोर्ड के होंगे तो कैम्ब्रिज के होंगे, तो मुझे क्या लेना देना। उनका डेटा मुस्तकबिल का नहीं हो सकता है। जी दीपक, हाँ पूछिए। मैं आऊँगा अभी, पीछे की साइड भी आऊँगा, माइक वहीं भेजूंगा 2-3 साल के लिए। जी जावेद साहब, आपसे सवाल है। नमस्ते। अरे भाई सर, अगर आप ही लोग को तय करना है तो फिर 200 लोग तय कर लें। ये एक साहब नहीं सर, प्लीज डोंट डू दिस सर। सर एवरीबडी हैज अ राइट सर, बट वी कैन ओनली टेक सिलेक्टेड क्वेश्चंस। नो नो सर, अरे ये भाई, यंग लोग भी हैं तो इनकी ये अब उतने यंग, भाई आप यंग हैं कि नहीं हैं? एक मिनट, वो कह रहे हैं वो भी यंग हैं पूछ रहे हैं ना साहब, भाई। आप उनकी नौजवानी पर दावा उनको ही करने थे। हाँ मुफ्ती साहब आप यंग, हाँ पूछे। अरे भैया सर मेरा सवाल ये है, कुछ इनसे भी तो पूछो। जी हाँ, नहीं, बस आपसे एक सवाल है। जैसे थीस्टों के पास अपने जो ईश्वर को मानते हैं उनके पास अपने सोशल गेट टुगेदर्स हैं। 5 रोज़ आज क्रिसमस आने वाला है, होली है, दिवाली है, ईद है। एथिस्ट क्या ऑफर कर रहे हैं? मतलब मैं इनकी दुकान से बुरमा आना चाहता हूँ उस तरफ, पर मैं अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। मैं सोशल गेट टुगेदर्स क्या है आपके पास? वो ये कह रहे हैं कि जो धार्मिक लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग, उनके उत्सव त्योहार कॉन्ग्रीगेशन बहुत हैं। अब आपको मैं एक सुनाता हूँ, यहाँ हिस्टोरियन भी बैठे हैं। मृदुला जी आप बताइएगा सही है कि नहीं। ये एक कॉन्स्टेंटाइन, एक ग्रीक रोमन बादशाह था जो क्रिश्चियनिटी आने के 400 साल बाद उसने डिसाइड किया कि मैं क्रिश्चियन हो जाऊंगा, मेरी पूरी स्टेट कैंसिल हो जाएगी। उस ज़माने में ऐसे ही होता था, राजा जो धर्म इख्तियार करता था वो जनता भी कर लेती थी। इसलिए कि वो हो गया था बैंकरप्ट, और उसे जो मेडिटेरियन कोस्ट के रिच क्रिश्चियन वो थे मर्चेंट, तो उससे पैसा चाहिए था। तो उसने कहा यार क्रिश्चियन हो जाओ। तो उसने अपने वजीर से कहा कि भाई ये हिस्ट्री है कि अब हम लोग क्रिश्चियन हो जाते हैं। पहले सर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि 17 दिसंबर से 25 दिसंबर तक जो पेगन फेस्टिवल होता, जो पेगन जो फेस्टिवल होता है वो बंद हो जाएगा, इसलिए कि हम क्रिश्चियन हो गए तो होगा नहीं। तो वो बच्चों को बहुत बुरा लगेगा, पब्लिक को बहुत इन्जॉय करते हैं, खासतौर से 25 तो मेन डे। उसने कहा हाँ ये तो सही कह रहे हो, ये जीसस क्राइस्ट की पैदाइश कब थी? कहते साहब वो अप्रैल में थी। नहीं कट करो, वो 25 दिसंबर को है। ये हकीकत है जी। और 400 साल बाद क्रिश्चियनिटी के अप्रैल से दिसंबर ले आए, और इसलिए कि यहाँ पेगन फेस्टिवल होता था। अब मनाते हैं आप आराम से। ये जो सारे फेस्टिवल हैं ये रिलीजन से, हर एक को एक इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट चाहिए होता है अपनी कंपनी चलाने के लिए। तो ये रिलीजन ने, ये सेकुलर त्यौहार थे जिन्हें रिलीजन्स ने ले लिया है। ये मौसम के थे, फसलों के थे, किसानों के थे, उसको आपने लेकर रिलीजियस रंग दे दिया। ये कोई रिलीजन से थोड़ी आए आप। अच्छा हमें देखिए, हम तो मुल्द हैं, हम ईद मनाते हैं, हम दिवाली मनाते हैं, हम होली मनाते हैं, हम क्रिसमस मनाते हैं। बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी होली हमारे घर में होती है, सबसे बड़ी ईद हमारे घर में होती है। वो हमारी सोशल वो है, हमारा हेरिटेज है। ऐसा थोड़ी है कि वी विल थ्रो द बेबी अलॉन्ग विद द वाटर। ये तो अच्छी चीज़ है, इन्हें रखो, जो बेकार है फेंक दो। जी हाँ हेलो जी, मेरा सवाल नादवी जी से है।
जैसा कि आपने बोला कि गॉड टाइम के भी परे हैं और गॉड इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि उसे ह्यूमन माइंड समझ नहीं सकता, और गॉड ने अर्थ पे फ्री विल भी दे दी है, तो आप अपना वक्त ज़ाया क्यों कर रहे हैं गॉड के बारे में बात करके? अपन को तो बात करनी चाहिए कि सोसाइटी को बेहतर कैसे करें। जी, मैं गॉड वही बताता है सोसाइटी को कैसे बेहतर करें। अभी मैं आपका जवाब देता हूँ। आपने कहा कि टाइम पे वो एग्जिस्ट नहीं करता, मेरा सवाल ये है कि जैसा आपने बोला कि गॉड बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। मैंने कहा ही नहीं कि कॉम्प्लेक्स है, तो आपके अल्फाज हैं। कॉम्प्लेक्स का लफ्ज गॉड के लिए सुइटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स वो चीजें होती हैं जो ऑब्जेक्ट हो। गॉड इज नॉट एन ऑब्जेक्ट जिसको आप इंस्ट्रूमेंट के जरिए लेबोरेटरी में जाके टेस्ट करें, ओ इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। नो, वो कोई कार का इंजन नहीं है। वो फिलोसॉफिकली नेसेसरी बीइंग ऐसी बीइंग है जो सिंपल बीइंग है। हाँ, आप उसको मुकम्मल तौर पे उसकी तमाम हिकमतों को जान ले और हर चीज को जान ले, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो ऑल वाइज है, आप ऑल वाइज नहीं है, और वो खुदा है, वो आपको सारी चीजें बता दे, ये जरूरी नहीं। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि जब गॉड इतना परे है इस दुनिया से कि उसने अर्थ पे फ्री विल भी दी है, हम सब ह्यूमंस की फ्री विल है, और जो सोसाइटी में हो रहा है वो अपन लोग डिसाइड करेंगे, तो अपन लोग डिसाइड नहीं करेंगे ना, अपन लोग डिसाइड नहीं करेंगे। गॉड जो है, गॉड ने वो उसकी जात, उसकी एग्जिस्टेंस टाइम एंड स्पेस से परे है, लेकिन वो हमारा टेस्ट ले रहा है और उसी गॉड ने हमें बताया कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो जाहिर है उस गॉड की बात सुनेंगे ना हम। जी, वो पीछे एक चश्मा लगाया जो मैम खड़ी हैं, उनको दीजिए। हाँ, आप जी जी बिल्कुल आएंगे। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ सब तरफ जाने की। हाँ, उनको दीजिए माइक। जी, हेलो सर, मैं ओमनी प्रेजेंट नहीं हूँ, टाइम पाबंद हूँ और जहाँ तक कोशिश कर सकता हूँ करूँगा। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम उर्सुला है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट हूँ और मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से हूँ। मेरा सवाल मुफ्ती जी से है कि इस हॉल के इस कमरे में बैठ के हम लोग रेप की मोरालिटी के बारे में फिलोसफिकली बात तो कर सकते हैं, बट असलियत ये है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में औरतें रेप के थ्रू गुजरती हैं, और हम लोग सिर्फ नंबर्स पे इस तरह नहीं देख सकते, क्योंकि कितनी औरतें हैं इन कंट्रीज़ में जहाँ पे आप बता रहे हैं कि केसेस कम हैं, जिनका एक्सेस है कि वो जाके केस फाइल कर सकें। कितनी औरतें हैं जो जिनको काम करने की आज़ादी है उन कंट्रीज़ में। यूरोप में ये आज़ादी आ गई, यूरोप में ये रूल्स आ गए, तो हम आज उसके बारे में बात कर पा रहे हैं। जी, जवाब। आपने ये कहा कि कमरे में बंद होकर हम लोग इस पर फिलोसफिकली बात कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है, वो ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है जो बहुत गलत हो रहा है, और वो सफ़र कर रही हैं। आई एग्री, बहुत गलत हो रहा है, और जो गलत हो रहा है उसको हमें रोकना है। और क्यों रोकना है, वो गलत क्यों है? हमारे पास इसका ऑब्जेक्टिव फाउंडेशन है, इनके पास उसका ऑब्जेक्टिव फाउंडेशन नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे भी जुल्म हो रहा है, जहाँ पे भी औरत पे जुल्म हो रहा है, या उसकी इज्जत लूटी जा रही है, या उसे तकलीफ पहुँचाई जा रही है, और सिर्फ औरत नहीं, किसी इंसान के ऊपर भी जुल्म हो रहा है, तो उसके खिलाफ खड़ा होना, ये मॉरलिटी हमारे पास गॉड के पास से आई है। वरना जावेद साहब तो कह रहे हैं कि जो है मेजॉरिटी डिसाइड करेगी, तो मेजॉरिटी तो कभी भी बदल सकती है। क्या आप हाँ। ये थोड़ी सी आपको गलतफहमी है। मैं अगर मेरे जुमले से ये मदना निकला या मैंने कहा, तो ये जुमला मैं वापस लेता हूँ, ये मेरा मतलब ही नहीं था कि मेजॉरिटी डिसाइड करेंगे। मेजॉरिटी डिसाइड करे तो दुनिया में बड़ी, वैसे आपने कहा था ये जुमला। अच्छा, हो सकता है, मैं मान रहा हूँ, बाद में रिकैप कर लेंगे। अरे एक सेकंड, मैं अपनी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। मुनासिब बात यह है कि हम सब के सब दिल में जानते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमें पता है अच्छी तरह से। जो लोग बुरे काम करते हैं उन्हें भी मालूम अच्छा क्या है। यही तो सवाल था हजरत कि फिर ये मोरालिटी आई कहाँ से? क्रॉस एग्जामिनेशन। हाँ जी, हाँ। मोरालिटी साथ रहने की डिजायर से आई है, यानी साथ रहकर जो कुछ कह दे, जो कुछ कर दे, वो हो जाएगा। नहीं नहीं, तो आप कायदे से रह ही कर सकते हैं जब तक लोगों में मोरालिटी हो, वरना क्यास हो जाएगा। ये आपको कैसे पता? जी, हमने देखा ना, जहाँ मोरालिटी का क्यास हो गया, हम देखते हैं। कहाँ पे देखते भाई? दुनिया में। आप जो कह रहे हैं, आप कहीं पे अगर गलत हो रहा है इस बहस तो उसको आप गलत देखिए। आप एपिस्टेमोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं ऑन्टोलॉजी की बात कर रहा हूं। मैं इस बहस के बाद आप दोनों लोगों को चाय पे होस्ट करूंगा, वहां पे क्रॉस एग्जामिनेशन कर लीजिएगा। अभी ऑडियंस का हक मार रहे हैं आप लोग भाई, सर जस्ट लोग हैं आप लोग। और ये भाई ये हाँ, उधर आएंगे, जी सर आएंगे। अच्छा सर, मेरा नाम लईकुर रहमान है और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ।
और जहाँ तक मुझे पता है कि सर यू आर ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम। मैं भी उसी चमन का बुलबुल। हाँ सर, तो बहुत खुशी हुई मुझे जान करके कि मैं आपसे मिलूँगा। सवाल सर, मेरा सवाल यह है, सर सैयद अलैहिर्रहमा का नज़रिया यह था कि खुदा के वजूद को अक़ल के दायरे में रह कर के तलाश करना, न कि पूरी तौर से उसका इनकार कर देना। सर, हाउ विल यू डिफाइन इट? नहीं, तो ये तो आप इन्हें बताइए। ये सवाल आपसे कि खुदा का वजूद साबित कर रहे हैं। नहीं तो सर, आपने इनकार कर रखा है, इस वजह से मेरा क्वेश्चन। उन्होंने यही सर से एक सेकंड, सर सैयद ने यही कहा ना कि अक्ल से आप खुदा के वजूद को साबित नहीं कर सकते, यही कहा ना भाई। वो उन्होंने कहा कर सकते हैं और वो कर दिया गया आज। वो फोन दो। तलाश करना या साबित करना अक्ल से अक्ल से नहीं हो सकता। अरे सवाल तो सुन लीजिए जी। अक्ल से नहीं हो सकता है, यही कहा ना आपने। अक्ल से हो सकता है। अरे वो यही कह रहे हैं भाई, आप बता रहे हो सकता है, वो तो कुछ और। आप अगर सर देखो नौजवान फोन ले लो, वो इतनी कमाल की यूनिवर्सिटी है। अरे भाई दे दो ना जरा, एक मिनट अरे दो भाई, मेरी बात सुनो, माइक पे बोलो ताकि जो लाखों लोग देख रहे हैं। माइक दे दो ना। अरे देंगे ना माइक, तुम ठहरो तो। हाँ सर, मेरा सवाल ये था कि सर सैयद अलैहिर्रहमा का एक नज़रिया था अपना कि खुदा का जो वजूद है उसको अक़ल के दायरे में रह कर के तलाश करना है, न कि पूरे तौर से इनकार कर देना है। ये उनका कॉन्सेप्ट था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन कैसे करेंगे, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि यू आर द प्रोडक्ट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मुझे अक़ल के दायरे में रख के मैंने बहुत तलाश की, मुझे मिला नहीं। हाँ ये इधर उधर वो चश्मा लगाए जो, हाँ उनको दे दीजिए। जी जी फटाफट पूछिए, बस 5 मिनट है, 5 मिनट में खत्म हो रहा है। हाँ अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। एंड मेरा सवाल जावेद अख्तर साहब से। क्या नाम है आपका? अरे भैया सब मुझे पूछ रहे हो। फैज पूछिए फैज साहब। तो मेरा सवाल ये है कि अभी जो एथियस्ट है वो प्रॉब्लम ऑफ ईविल आर्ग्यूमेंट यूज कर रहे हैं अगेंस्ट मुस्लिम्स, राइट? कि इस दुनिया में इतना सारा ईविल है और अगेंस्ट मुस्लिम तो यहाँ अगेंस्ट थियस्ट। हाँ थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए भाई, पूरी मशक्कत ही इसी बात की थी कि किसी एक मजहब पे बात ना टिके। जी, तो बेसिकली ये आर्ग्यूमेंट ऐसा है कि इस दुनिया में इतना ज़्यादा ईवल एग्जिस्ट करता है और अगर एक ऑल गुड गॉड है तो वो रोकता क्यों नहीं है? लेकिन इस सवाल में एक हिडन अजम्पशन ये है कि इस दुनिया में ईवल एग्जिस्ट करता है। अब एथियस्ट ये कैसे ऑन्टोलॉजिकली प्रूव कर सकते हैं कि इस दुनिया में ईवल एग्जिस्ट करता है? मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा समझा। नहीं सर हम लोग इनको सुनने आए। नहीं प्लीज डोंट डू दैट। आई वांट टू एक्सप्लेन ऑन्टोलॉजी। नहीं हम समझ गए सर, इनको अब जवाब देने दीजिए। अच्छा सवाल पूछ लो। मैं अभी तक क्या था वो मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर लेता हूँ। तुम गुरु, तो हम जब इसका राउंड 13 करेंगे ना तब तुमको स्टेज पे बिठाएंगे। जी तो हाँ जल्दी से। तो देखिए एथियज्म के हिसाब से सब कुछ रैंडमली बन गया है, सब कुछ एटम्स और मॉलिक्यूल्स है। एक पत्थर में और मुझ में सिर्फ इतना फर्क है कि हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स का अलग अलग रीअरेंजमेंट है। अब एक पत्थर को कोई इंसान तलवार से 2 टुकड़ों में काट दे या मुझे, अकॉर्डिंग टू एथियज्म इट इज सेम। देयर इज नो इविल एंड गुड अकॉर्डिंग टू एथियज्म। जी अच्छा, फैज साहब का सवाल ये है कि हाँ कोशिश भी करते तो इससे गलत सवाल नहीं कर पाते। एक लाइफ फॉर्म है और लाइफ फॉर्म में फीलिंग्स हैं, मतलब लाइफ फॉर्म सुनता है, देखता है, टेस्ट कर सकता है, फील कर सकता है। तो उसकी जो ये जो क्वालिटी एक बबल में आ गई हैं, वो जानवर में भी है, इंसान में भी है। तो जाहिर है कि उसे कोई तकलीफ पहुंचेगी, तो चूंकि उसके पास वो सेंसिटिविटी है तो मैं करेगा। पत्थर में वो सेंसिटिविटी नहीं है। तो ये क्या सवाल हुआ कि अगर पत्थर को काटा तो पत्थर को तकलीफ नहीं होती, तो आपको काटे तो आपको क्यों तकलीफ हो? बैठ जाइए। जी हाँ अगला सवाल। हाँ पूछे जी जावेद अख्तर साहब। अरे भैया सब आप लोग मुफ्ती साहब को छोड़ रहे हैं, तो मेरे ही पीछे पड़े हैं क्या? फिर चलो बोलो भाई। You asked how God can exist when children die in Gaza. Huh? You asked how God can exist when children die in Gaza, and you also mentioned the rise of atheism in Europe. But the same events also are leading many atheists and non-believers to turn towards faith. How do you interpret this contradiction, where suffering pushes some away from God, yet brings others closer to belief? आपको एक बात बताऊं, दुनिया परफेक्ट तो कहीं भी नहीं है, हर जगह कुछ खामियां हैं। बेटा एक मिनट, मैं आप ही को कहेंगे, देखो वो तो कुछ खामियां, कमज़ोरियां, खराबियां सब जगह है।
लेकिन अगर देखोगे ईमानदारी से कि दुनिया सबसे ज़्यादा महज़ब कहाँ है, एक आम शहरी को कहाँ हुकूक हासिल हैं, वो बोल सकता है, अपनी मर्ज़ी से काम कर सकता है, अपनी मर्ज़ी से राय दे सकता है, हुकूमत के ख़िलाफ़ बोल सकता है, बरसरे इक़्तिदार लोगों के बारे में बोल सकता है, सरमायादारों के ख़िलाफ़ बोल सकता है। तो आपको ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में मिलेगा, वेस्टर्न यूरोप में मिलेगा। मैं नहीं कह रहा वो परफेक्ट है, बिल्कुल नहीं, वहाँ बहुत ख़राबियाँ भी हैं, परफेक्ट तो कोई। लेकिन जिन जिन मुल्कों में, लैटिन अमेरिका देखो, गल्फ देखो, वहाँ पर आपको ये ज़रूर है कि रेप नहीं होते होंगे। रेप की ज़रूरत क्या है भाई, उसको तो ख़रीद लो, घर में रखो, सड़क पर रेप करने की क्या ज़रूरत है। मगर सुनिए, मगर हकीकत ये है कि वहाँ शख्सी आज़ादी राय देने की, बोलने की नहीं है। जी, ये एक आखिरी सवाल मुफ्ती साहब से। हाँ मैम, इनको माइक दीजिए। शुक्रिया। मेरा नाम मनीषा है, मैं हरियाणा से आई हूँ। मैं मुफ्ती साहब से एक बात पूछना चाहती हूँ। आप बार बार जावेद साहब को कॉन्ट्राडिक्ट तो कर रहे हैं कि आपने ये कहा, लेकिन आप भी अजम्पशंस के बेसिस पे बात कर रहे हैं। आपने खुदा के होने का कौन सा प्रूफ पेश किया है, खुदा की एग्जिस्टेंस का? अब इस सवाल को अलग रहने दीजिए, कौन एथीस्ट है कौन नहीं है। और दूसरी बात जो आपने एक छोटी सी कही थी कि ये फ्री विल का इस्तेमाल करता है इंसान अपनी, लेकिन इस फ्री विल का इस्तेमाल में मतलब खुदा ने ये दे दी सबको ये इजाज़त कि वो कितना घिनौनापन और कितने ज़्यादा ख़राब से ख़राब तरीके इस्तेमाल कर सकता है। जवाब सुनते जी। आप फ्री विल को मानती हैं ना, या अब कहती है कि फ्री विल नहीं है ना, मानती है ना? तो अब आपके पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि अगर एक इंसान उस फ्री विल का इस्तेमाल करके गलत काम कर रहा है और बच के अच्छी ज़िंदगी गुजार के निकल जा रहा है, उसका कोई रिकम्पेंस नहीं है। हमारे वर्ल्ड व्यू में जो इंसान गलत काम कर रहा है उसको भी रिकम्पेंस यानी उसका बुरा बदला मिलना है, और जो सही काम कर रहा है उसको सही बदला मिलना है। लिहाजा जो फ्री विल है वो इस तरीके से है कि एक लिमिटेड टाइम तक खुदा ने मोहलत दी है। ऐसा नहीं कि छूट दे दी, जो करना है करते रहो हमेशा। वक्त आएगा जब एग्जाम का टाइम खत्म होगा तब रिजल्ट आएगा, दौराने एग्जाम जबरदस्ती आपको नहीं बताया जाएगा। अरे भाई एक सेकंड, जी एक सवाल मुफ्ती साहब से मेरा, सर मैं मुफ्ती साहब से जी, हाँ, रुक जाइए, आपसे फोन, आप इसके बाद आपसे यही रहेंगे वो। हाँ बोलिए। मैं मुफ्ती साहब एक ही सवाल करता हूँ कि अगर जो हो रहा है फ्री विल से हो रहा है और एक दिन बरोज़ क़यामत इंसाफ होगा मैशर में वगैरह वगैरह, तो दुआ क्यों मांगते हैं लोग? दुआ मांगते हैं इसके मतलब है अभी भी उसने ये डिपार्टमेंट रखा है कि मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिल्कुल बिल्कुल ही कैन। तो तुम कैन हो, तुम मुझे नौकरी दिला देते हो, मेरे बेटे को ग्रीन कार्ड दिला देते हो, और 45,000 बच्चे मरते हो उन्हें रोकते नहीं हो। नहीं तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इस दुनिया में जालिमों को कभी पकड़ ही नहीं होती है? अरे जो भी पकड़ होगी वो बच्चे रोते हैं। बिल्कुल, देखिए मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में यही कहा था कि जनाब जावेद साहब सिर्फ इमोशनल आर्गुमेंट देंगे। दिस इज एन इमोशनल आर्गुमेंट। ये छोटे मोटे इसके पीछे का रीजन मैंने बताया क्या है। देखिए मैं बार-बार यहाँ पर मैंने बताया मंच से आप लोगों को सज्जनों इसलिए कह रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपके कॉन्शियंस पे जोर रहे कि आपको ऑर्डर बचा के रखना है। वक्त तय हुआ था, ये वक्त पूरा हुआ, आपने इतने धैर्यपूर्वक सुना, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। यदि इन दोनों विद्वानों की इच्छा होगी तो कभी हम इस बातचीत का राउंड 2, राउंड 3, यही तो देखिए खूबी है इंसान की कि बहस मुबाहसे में वो पड़ा रहता है। आप लोगों ने बड़े धैर्य का परिचय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ये बातचीत यहाँ पे समाप्त होती है। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, ये सारी बहस हो गई, अब मुफ्ती साहब और बड़े मुफ्ती साहब इन सब के साथ मैं खाना खाने वाला हूँ।